हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा हम लोगों ने इकोनॉमी की सीरीज को शुरू किया था, हम लोग अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 1 से 30 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमने 1 से 30 क्वेश्चन कर लिए थे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अभी इसके आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के नाम से, जहाँ पे हमारी सारी वीडियोस की डिटेल आपको मिलेंगी। हमारे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो भी हम पब्लिक करना चाहते हैं वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो हम लोगों ने जो है, आप देख पा रहे हो, 30 क्वेश्चंस जो है वो कर लिए थे। इतने 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, व्हाट इज बैंक रेट। अब आपको मैं बता दूं बैंक रेट क्या होता है। एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है कोई भी बैंक। कोई भी बैंक, मान लीजिए बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई से, उधार चाहिए 100 रुपए, उधार चाहिए आरबीआई से 100 रुपए उधारी चाहिए। अब जब ये उधारी चाहिए, बैंक बदले में आरबीआई को ये कह रहा है कि मेरे पास ना तो कुछ गिरवी रखने का, कुछ भी गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं 1 साल से लंबे टाइम के लिए ये पैसा उधार ले रहा हूं। 1 साल से लंबे टाइम के लिए मुझे ये पैसा चाहिए, क्या आप मुझे उधार दोगे? तो आरबीआई जिस ब्याज की दर पर, मान लीजिए x% ब्याज की दर बैंक पर लगाई, इस x% ब्याज की दर को ही हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे जी फिर रेपो दर क्या होती है। रेपो दर में देखिए स्टूडेंट क्या होता है, एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ कोई भी बैंक होता है। यहाँ आरबीआई ही उधार देता है, उधार आरबीआई ही देता है, लेकिन बदले में बैंक उसको कुछ ना कुछ गिरवी देता है, ठीक है। और 1 साल से कम समय के लिए ये उधारी ले या दी जाती है। 1 साल से कम समय के लिए, तो डिफरेंस क्या है गिरवी का और 1 साल से कम समय का? जिस ब्याज की दर पर आरबीआई बैंक को उधार देता है, इस तरीके से उसको रेपो दर कहेंगे। और जब इस तरीके से उधार दे रहा है, उसको बैंक दर कहेंगे। बैंक दर क्या है देखते हैं। ये ब्याज की वह दर है जिसमें केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को रीफाइनेंस करता है, यानी पुनर्वित्त करता है, उनको पैसे देता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। बाकी ऑप्शंस गलत है, आंसर आ जाएगा ए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको आरबीआई नियमित करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। एग्जिम बैंक, जिसका पूरा नाम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड जिसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का पूरा नाम होता है। नेशनल हाउसिंग बैंक या सिडबी, सिडबी क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है। और ये सारे के सारे बैंक ही आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो शेयर बाजार होता है, जो शेयर मार्केट होती है, उसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी बनाया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। ये चारों जो है आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा? डी, 1, 2, 3 एंड 4। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बार जब ब्याज दरें शून्य हो जाए या शून्य के करीब हो जाए, लेकिन अब भी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब काबू में नहीं आ रही है, तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? देखो, कभी कभी क्या होता है, आपके देश की डिमांड जो है, जो मांग है, वो बहुत ज्यादा गिर जाती है। अब मांग क्यों गिरती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है। पैसा ही नहीं होगा तो आप डिमांड क्या करोगे कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? पैसा होना चाहिए ना डिमांड करने के लिए। मान लीजिए पैसा खत्म होने के कारण मांग कम हो जाती है, तो ऐसे में बैंक क्या करते हैं? बैंक ना अपने लोन सस्ते कर देते हैं कि हम तो भाई 0% ब्याज पे भी आपको लोन देने को तैयार हैं। लोन लो और मांग करो घर बनाने की, गाड़ी लेने की। इससे क्या होगा? देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, देश की ग्रोथ होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि बैंक ने 0% ब्याज दर भी कर दी लोन की, लेकिन फिर भी परिस्थिति, हालात जो है वो काबू में नहीं आ रहे। तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल, यानी अब हम फंस गए हैं। हम जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी परिस्थितियां काबू में नहीं आ रही, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है
कि इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है। समावेशी विकास में वित्तीय क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर फाइनेंस सेक्टर को आप स्ट्रेंथन करते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर सब कुछ ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। एनबीएफसी इन इंडिया कैन नॉट बाय सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। जो एनबीएफसी है वो सरकार के जो प्रतिभूतियां जारी करती है वो नहीं खरीद सकती। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों को नहीं खरीद सकती, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि वो खरीद सकती है। पीएसयू का विनिवेश दूसरी पीढ़ी का आर्थिक सुधार है। मतलब जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो विनिवेश किया जा रहा है वो सेकंड जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ऐसा नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयू का ये थर्ड जनरेशन का जो है वो सुधार है। ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद भारत में वाणिज्यिक बैंकों की आधार दर आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। जो बेस रेट है वो बैंक खुद डिसाइड करते हैं, खुद डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, कौन सा गलत है इसमें जो है 2, 3, 4 आंसर आएगा। 2, 3, 4 ये गलत है, केवल पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी ये 3 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है सबसे पहला इंडियन बैंक जिसको पूरी तरीके से भारत ने मैनेज किया था, पूरी तरीके से भारत ने मैनेज किया था, ये था पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में बना था लाहौर में। कहाँ बना था? लाहौर में। और इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? लाला लाजपत राय को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमने कुछ एनआरआई बैंक अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन बैंक अकाउंट की कुछ खाते दिए हुए हैं, आपको बताना है भारत देश में कौन सा खाता नहीं खुल सकता। मैं आपको बता दूं एनआरआई के 3 खाते भारत में खुलते हैं। एक होता है एफसीएनआर, एक होता है एनओआर, एक होता है एनआरईआरए। ये 3 खाते ऐसे हैं जिसको आप या मैं नहीं खोल सकते। कौन खुलवा सकते हैं? जो एनआरआई। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता एनआरआई क्या होता है, तो मैं बता दूं ये होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट, गैर निवासी भारतीय। ठीक है, ये लोग कौन होते हैं? जो पैदा तो भारत में हुए हैं, पैदा कहाँ हुए हैं? भारत में हुए हैं, सिटीजनशिप भारत की है इनके पास, लेकिन रहते कहाँ हैं? रहते दूसरे देश में हैं, विदेश में रहते हैं, इनको कहते हैं एनआरआई। और ये भारत के अंदर 3 तरीके के खाते खुलवा सकते हैं। फॉरेन करेंसी नॉन रूपी अकाउंट, ये है आपका ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। ठीक है, और ये है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। तो इस तरीके से 3 खाते जो है वो एनआरआई लोग खुलवा सकते हैं भारत में। ये कह रहा है कौन कौन से खाते नहीं खुलवा सकते। एफसीएनआर खुलवा सकते हैं, एनआरई खाता खुलवा सकते हैं, एनआरओ खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, एनओआर कह दो, एनआरओ कह दो, एक ही बात है। ये है एनआरईआरए। ठीक है, ये उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एफसीएनआर। तीनों खाते खुलवा सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, कि ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं खुलवा सकते, तीनों को ही खुलवाया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक। किस किस केस में आरबीआई वित्तीय बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को रेगुलेट करता है, नियमित करता है, यानी अपनी चलाता है? इसमें है एसेट्स, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, कितना पैसा मार्केट में निकालना है, कितना नहीं निकालना, बिल्कुल आरबीआई इस पे बोलता है। आप अपने बैंक की कितनी ब्रांचेस खोल सकते हो, आप अपने बैंक को किस में मर्ज करोगे, बैंक कब बंद करोगे, ये सारी ही चीजें जो है वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेकर रेगुलेट करता है। आंसर क्या आएगा? डी, ये सारी चीजें आरबीआई की अनुमति से ही होती हैं। 38 नंबर क्वेश्चन डी कपलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। डी कपलिंग का मतलब क्या होता है? ये होता है कोरिलेशन। जब कोरिलेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोरिलेशन कमजोर होता जा रहा है, उससे डी कपलिंग। डी कपलिंग का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं हो सकती। बिल्कुल पूरी तरीके से आप दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं हो सकते। हाँ, रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है, पर पूरी तरीके से नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आईडीआर का उपयोग नॉन इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, देखो एचटेट के अंदर ये आईडीआर वगैरह ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक, तो आप इस पे ज्यादा स्ट्रेस ना लें। आईडीआर क्या होता है, डीकपलिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी टाइप में है, यूपीएससी में तो पूछ लेते हैं, एचसीएस में भी पूछ लेते हैं, लेकिन टैट में नहीं पूछते। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, सी है, 1 और 2 दोनों। फिर भी अगर तुम इच्छुक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इस तरीके के शब्द जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 39 नंबर क्वेश्चन भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 4 चीजें आती हैं। एक आता है फॉरेन करेंसी, ठीक है, विदेशी मुद्राएं जैसे डॉलर, यूरो, येन, युआन। के बाद आता है गोल्ड यानी सोना।
उसके बाद आता है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसके बाद आता है RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये 4 चीजें जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आती हैं। यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ RBI, गोल्ड आएगा, SDR आएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स नहीं आता है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, बिल्कुल ये करेंसी तो है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स का मतलब करेंसी। ठीक है, तो करेंसी भी आती है विदेश की जहां जो एक्सचेंज की जाती है, गोल्ड भी आता है और SDR भी आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता क्या है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जितना भी सामान बनाया जाता है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, निर्यात करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ टैक्स की छूट दी जाती है, कुछ और बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो एशिया का पहला था कांडला गुजरात के अंदर। ठीक है, कांडला गुजरात के अंदर एशिया का पहला EPZ था। 41 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम दे दिया गया EPZ को और एक अलग से सेज एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो ये उसी से लेके सवाल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको कहते हैं। इकाइयों और SEZ डेवलपर्स को अप्रत्यक्ष करों में छूट होती है। मैंने बताया ना, ये वो क्षेत्र है जहां कुछ टैक्स में छूट मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और 15 साल तक यहाँ पे कमाने वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना, इनकम टैक्स नहीं भरना, इसको कहते हैं टैक्स हॉलीडे। 15 साल का टैक्स हॉलीडे इनको दिया जाता है कि आपको टैक्स नहीं भरना, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ और विदेशों में भेजो, जिससे हमारे देश को फायदा मिलेगा। ये दोनों ही सवाल, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आएगा C। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते का हिस्सा नहीं है? कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? अब आपको मैं बता दूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। एक और बात, जिसने नहीं इकोनॉमी पढ़ी हुई, आप मेरे बैच ले सकते हैं, इकोनॉमी स्पेशल भी ले सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमी है 9 से 12वीं। ठीक है, जिसके अंदर ये सब डिटेल मैंने करवाई हुई है, साथ में एडिशनल इकोनॉमी भी इसी के अंदर मैंने करवाई हुई है। सिर्फ इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सिर्फ पॉलिटी पढ़ सकते हैं, सिर्फ जियो पढ़ सकते हैं, और कॉम्बो पढ़ना है तो कॉम्बो पढ़ सकते हैं आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर। ठीक है, आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल ऐप पर आप हमारे बैचेस ले सकते हैं। किसी का अगर यूं है कि मैम हम तो फ्री में करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी इकोनॉमी कराई हुई है, आप यूट्यूब के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके अंदर कौन कौन से खाते होते हैं? 3 तरीके के। एक को कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट यानी चालू खाता कहते हैं। फिर आता है आपका कैपिटल अकाउंट, जिसको पूंजी खाता कहते हैं। कैपिटल अकाउंट जिसको हिंदी में पूंजी खाता कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है फॉरेक्स, जिसको हम विदेशी भंडार कहते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? वो चीजें जो लंबे समय, मतलब कभी कभी होते हैं जो काम, जैसे लोन, जैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश। इसके अंदर क्या आ जाएगा? जो विदेशी लोग आपके देश में निवेश कर रहे हैं, जैसे FDI, FPI, ये सब आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। बोरोइंग, उधार, आप किसी से उधार ले रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें क्योंकि ये काम जो है वो लंबे समय के लिए होते हैं। रोज लोन कोई नहीं देगा, रोज उधार कोई नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है आज करी कल हटा ली, लंबे समय के लिए होता है, तो इसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में लोन आ गया, FDI आ गया। ठीक है, रेमिटेंसेज इसके अंदर नहीं आते हैं, रेमिटेंसेज इसके अंदर नहीं आते। प्राइवेट रेमिटेंस होता क्या है मैं आपको बता दूं, निजी प्रेषण जिसको कहते हैं। रेमिटेंस होता है, मान लीजिए आपकी नौकरी जो है दुबई में लग जाती है और आपकी फैमिली भारत में है। फैमिली कहाँ है? भारत में। आप अपनी कमाई का जो हिस्सा भारत में भेजोगे उसको रेमिटेंस कहते हैं, और ये करंट अकाउंट का खाता है, करंट अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, कैपिटल में नहीं आता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी जो है मैं कहूंगी कि आप कह सकते हो ये कैपिटल में आता है। ठीक है, ये कैपिटल में आता है। कहता है कौन सा पार्ट नहीं है? नहीं है पूछा है उसने, तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, कौन सा नहीं है? प्राइवेट रेमिटेंस इसका हिस्सा नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 ओनली। ठीक है, इसके बाद जिसको अब यूं है कि मैम ये आप क्या बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर देखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय पायल गुप्ता, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है करंट अकाउंट डेफिसिट में, डिक्लाइन में, करंट अकाउंट डेफिसिट के डिक्लाइन में कौन कॉन्ट्रीब्यूटर है? देखो, करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? वस्तुओं का आयात निर्यात आता है। जब आप आयात ज्यादा कर रहे हो और निर्यात कम कर रहे हो, तो ऑब्वियस है हम घाटे में होंगे, हम घाटे में होंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, चालू खाते का घाटा। जब हम आयात ज्यादा करें, ठीक है, आयात जो है वो कम करें और निर्यात ज्यादा करें, उस केस में हमको फायदा होगा, उस केस में फायदा होगा। तो हम क्या करेंगे? गैर जरूरी आयात पर प्रतिबंध लगा दो, जो जरूरी नहीं है आयात मत करो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इससे घाटा कम होगा।
आरबीआई का मुद्रा विनिमय समझौता करो। मतलब आरबीआई क्या करता है कि ये करेंसी इसमें एक्सचेंज होगी, वो इसमें एक्सचेंज, मतलब हम क्या चाहते हैं, हम अपने रूपी में ही काम करना चाहते हैं जिससे हमको फायदा होगा। डॉलर अपने लिए बहुत महंगा होता है, तो हम चाहते हैं रूपी में ही सारा काम हो, से भी करंट अकाउंट डेफिसिट घटे। स्लो डाउन, डिमांड को कम कर दो, बाहर से का सामान मत मंगवाओ, बिल्कुल सही बात है। और निर्यात ज्यादा से ज्यादा करो, विदेशों में सामान भेजो। चारों ही चीजों से घाटे कम होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, 1 2 3 4। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 2013 में भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से किसके कारण हुई? तो ये हुई है आपके एनआरआई डिपोजिट। ज्यादा से ज्यादा डिपोजिट भारत के अंदर हुआ 2013 में, ठीक है। और जब आता है तो हमको ब्याज भी तो देना पड़ता है ना, ब्याज देंगे तो अपने को नुकसान होगा। तो इसलिए इसके कारण अपने को, मतलब अपने ऊपर बहुत सारा कर्ज जो है वो हो गया था। 45 नंबर क्वेश्चन ये कहता है फेमा के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी करेंसी कन्वर्ट करा रहे हो एक से दूसरे, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, इतना रुपया इस केस के लिए, इतना रुपया इस चीज के लिए आप कन्वर्ट करा सकते। तो ये उसी से रिलेटेड संबंधित प्रश्न है। फेमा भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को किए गए भुगतान और उनसे प्राप्ति जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल, आप कितना पैसा बाहर दे रहे हो अपनी करेंसी का, देशी करेंसी का, उसको रेगुलेट करता है। बिल्कुल सही है। फेमा भारत में रहने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाता है विदेशी मुद्रा के लेन देन में। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। इसलिए अभी देख लेते हैं। फेमा निर्यातकों को, आरबीआई को अपने निर्यात विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रित करता है। बिल्कुल, आपने क्या चीज एक्सपोर्ट की है, ये पैसा कहाँ से लाए हो, क्या करोगे, ये सारी चीजें आरबीआई देखता है। वो भी सही कहेंगे। आंसर क्या आएगा? ए 1 2 एंड 3। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कई बार हम समाचार पत्रों में कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए एफसीसीबी रूट का यूज करती है। ये एफसीसीबी क्या है? एफसीसीबी होती है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड। ये क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आप क्या करते हो, कुछ बॉन्ड खरीद। बॉन्ड क्या है? एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर सारी शर्तें लिखी हुई है, के ऊपर सारी शर्तें लिखी हुई है कि इतना कागज आप हमको दोगे और ये जो है उधार, ठीक है, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, और वो सारी शर्तें हमने कागज पे लिख ली। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये जो कागज का टुकड़ा है इसको कहेंगे बॉन्ड, को कहेंगे बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल क्या है कि हम इतना पैसा आपको इस करेंसी में दे रहे हैं और फिर उसको कन्वर्ट करा सकते हैं हम किसी दूसरी चीज में। तो इसको अब रूपी में कन्वर्ट कर दो, इसको अब डॉलर में कन्वर्ट कर दो। मतलब आप किसी को उधार दे रहे हो और जिस कागज पे वो सारी शर्तें लिखी हुई है उसको कहते हैं बॉन्ड। फॉरेन करेंसी में उधार दिया तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो, जिसमें भी दे रहे हो वही बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इसका पूरा नाम है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसडीआर के बारे में। एसडीआर क्या होता है? इसका पूरा नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार। अब अगर आप आईएमएफ के मेंबर बनते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो आईएमएफ क्या करता है, आपने जितना पैसा जमा करवाया है आईएमएफ में, जितना योगदान दिया है आईएमएफ में, उस हिसाब से आपको मत का अधिकार देता है, वोटिंग राइट्स देता है। और एक कागज देता है गोल्डन कलर का जिसका नाम होता है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आपके कुछ अधिकार आते हैं आईएमएफ के, ठीक है। और इस एसडीआर की वैल्यू निर्धारित की जाती है 4 मुद्राओं के हिसाब, डॉलर, यूरो, येन, युआन, ठीक है। इन 4 के हिसाब से इस एक कागज के टुकड़े की एक एसडीआर की वैल्यू निकाली जाती है। तो देखते हैं, ये आईएमएफ से रिलेटेड है, आईएमएफ देता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें 5 मुद्रा होती है, नहीं इसमें 4 मुद्रा होती है, 2 गलत है। तो जहां जहां 2 दिख रहा है आप काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 3, ठीक है। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है, JNNURM में है, इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिशन गिवन बिलो द मेन सबमिशन, इनमें से क्या नवीनीकरण मिशन, मतलब मुख्य सबमिशन क्या है? तो इसका मुख्य सबमिशन था एक तो आवास और स्लम विकास का कार्यक्रम चलाना, और दूसरा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं दे। ये दोनों ही इससे रिलेटेड हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ए एंड सी। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2011 में उड़ान नामक कार्यक्रम शुरू किया था। जम्मू कश्मीर के लिए था, वहां पे जो अल्पसंख्यक है उनको पढ़ाने के लिए, स्किल के लिए, इस चीज के लिए था। तो जम्मू कश्मीर में स्नातकोत्तरों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम था, बिल्कुल सही। और इसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिलना भी हमारा लक्ष्य था, सही बात है, दोनों ही बिल्कुल सही है। ये है उड़ान। एक उड़ान है जिसमें जो एविएशन मिनिस्ट्री, मतलब वायुयानों से संबंधित है, कि जितने भी लोकल जगह है वहां से भी एरोप्लेन उड़ सके, एक वो उड़ान है। लेकिन ये
ये उड़ान जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली थी। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो आम आदमी बीमा योजना या जनश्री बीमा योजना है, उस पे सर्विस टैक्स लगता है। बिल्कुल सही बात है, उस पे सर्विस टैक्स लगता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो ये योजना है, इसमें डेथ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दोनों होते हैं रूरल हाउस होल्ड के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और ये जनश्री बीमा योजना है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर वालों के लिए। ये भी बात बिल्कुल, ये तीनों बात बिल्कुल सही है। आंसर आएगा 1 2 3। बहुत पुरानी हो गई है, अब पेपर में नहीं पूछी। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक ऐसा प्रोग्राम बताइए जिसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक मानकों को सुधार करना। तो ये था बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जो बहुत पुराना है, पुराना पेपर उठाया हुआ है, इसलिए सवाल को भी आप छोड़ सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है एमएसपी को कौन डिसाइड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम सहायता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो दालों पे होती है, गेहूं पे होती है, कौन डिसाइड करता है? सीएसीपी। कौन डिसाइड करता है? सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कृषि लागत एंड मूल्य आयोग डिसाइड करता है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? चावल, गेहूं, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडिया ने नेशनल लेवल पे सेटअप किया है। बिल्कुल सही बात, दोनों ही बिल्कुल सही है। आंसर आ जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2002-3 में स्थापना हुई थी और इसने नाबार्ड, जीआईसी इनको बढ़ावा दिया है। बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर स्पेशल है ये। दोनों स्टेटमेंट याद रखोगे, आंसर आएगा सी। 54 नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, ये जो है, ये इसका काम क्या होता है कि फार्मर को असलियत में मिल क्या रहा है, पैदावार का क्या उसने प्राप्त किया है, कितना उसको फायदा हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट में यही है कि जो भी वर्तमान में ज्ञान की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो किसानों को ज्ञान की कमी है वो दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, ये सारे काम इसके होते हैं। ठीक है। एमएस स्वामीनाथन ने इसकी अध्यक्षता की थी। सही बात है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का 80% स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा करता है। गलत बात है, स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से हम इस काम को नहीं करते, क्योंकि अपनी खपत बहुत ज्यादा है। भारत पोटाश युक्त और फॉस्फेटिक उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। नहीं, ये हम खुद करते हैं, आयात पर निर्भर नहीं है। दोनों ही गलत है। आंसर आएगा ना तो 1 ना ही 2। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत दुनिया का अग्रणी सब्जी उत्पादक देश। बिल्कुल सही है। भारत में अपनी कृषि जलवायु विविधता है, तो विचार करना है कुछ बातों पे। आलू मुख्य भोजन है, बहुत सारी तैयारी में मिश्रण करने में आसान है, सब्जियों के कुल उत्पादन में इसका पहला स्थान है। सही है, आलू सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उच्च मूल्य वाली वस्तु में सब्जी उत्पादन और सब्जी उद्यमिता भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए अच्छा उत्पादन, अच्छा विकल्प है। छोटे किसानों के लिए सब्जी उगाना और फिर उनको बेचना, उनको बिजनेस की तरह लगता है और काफी अच्छा है उनके लिए। दोनों ही बिल्कुल सही है। आंसर आएगा 1 और 2। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बीटी कॉटन, बीटी क्या होता है? जो एक इस तरीके की बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कपास बनाई गई है कि उसके कीड़े से उसको कुछ नहीं, ठीक है, उसके कीड़े से उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कपास में कीड़ा लग के खराब हो जाते, कीड़े से पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं बीटी कॉटन। ठीक है। बाकी इसका पूरा नाम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, बेसिलस पैथोजेनेसिस करके एक बैक्टीरिया इसके अंदर डाला जाता है। मैं साइंस में नहीं जा रही हूँ। आपको बता दूं, भारत में बीटी कपास को अपनाने के कारण पिछले दशक में कपास उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। सही है। चावल गेहूं के उत्पादक स्तर में 1980 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना गलत है। महत्वपूर्ण वृद्धि यहाँ भी हुई थी चावल और उसमें। तो आंसर क्या आएगा? केवल 1 सही। 59 नंबर क्वेश्चन नेफेड के बारे में है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कहता है नेफेड जो है इंटर स्टेट ट्रेड को प्रमोट कर, बिल्कुल एग्रीकल्चर के कृषि संबंधित निर्यात को बढ़ावा देता है। यस। और ये अभावग्रस्त क्षेत्रों में जरूरी चीजें पहुंचाता है। हाँ, ये जैसे ना क्या काम होता है इसका, एग्रीकल्चर को संभालना है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी मार्केटिंग होती है नेफेड वाले करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। दोनों ही बिल्कुल सही। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि और संबद्ध गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बता। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है आपको। आपको इसमें गलत छांटना है कि गलत क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगी।
तो आज के 30 क्वेश्चन ये थे, मिलते हैं अगले 30 क्वेश्चन में कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।